नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनालिसिस सेक्टरल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि सभी सभी लोग बताते हैं कि देखिए 1980 में 10,000 किसी ने विप्रो में डाला या इन्फोसिस में डाला तो कितने करोड़ सब हो गए। तो ये सब बातें हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आज भी ऐसे कुछ शेयर्स हम ढूंढ सकते हैं कि जो इस तरह का रिटर्न्स दे सकते हैं। तो उसका आंसर है हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए है क्योंकि हम सेक्टर्स जब तक फाइंड आउट नहीं करते हैं और लॉन्ग टर्म अपना व्यू नहीं रखते हैं तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर इज़ इंडिया। दुनिया का एक इंडिया एक फ्यूचर है। मतलब ये है कि देर इज ए हाई पोटेंशियल इन द मार्केट ऑफ इंडियन मार्केट। सो ये छुटपुट जो बातें होती है, मार्केट गिरता है और इससे हम डर जाते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर इन्वेस्टिंग करना है लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टिंग इज ए लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेम, तो इंडिया में आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। So, unless you select the sector which is having high growth potential and you are ready to remain invested for 10-20 years, 20 साल तक 30 साल तक अगर रहने की आप तैयारी हैं, तो ये 10,000 के 10 करोड़ बनाने वाली स्टोरी बन सकती है और ये इंडिया में पॉसिबल है। और अब हमको ढूंढना ये है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स है कि जहाँ पर हाई ग्रोथ पोटेंशियल है और उस सेक्टर्स में कौन से ऐसे शेयर्स है जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो मेरे देर आर 4-5 सेक्टर्स अब जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो के मार्फत में आपको जिस सेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है फार्मा सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसी है? जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। During 2021 and 22, our GDP growth is 8.7% as against global GDP growth rate which is 3.68. So almost डबल से भी ज़्यादा 2.5 मोर देन डबल ये हमारी ग्रोथ है इस 21-22 के बाद की बात करो। दूसरी बात, इंडियन नॉमिनल जीडीपी जो है इट इज़ वे हाई एंड इट हैज़ रिप्लेस्ड यूके फॉर 5th प्लेस आफ्टर यूएसए, चाइना, जापान एंड जर्मनी। जापान और जर्मनी के मतलब ये 4 बड़े जो हाई ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज कहते हैं, यूएसए, चाइना, जापान एंड जर्मनी, उसमें से 5th प्लेस पर था यूनाइटेड किंगडम, उसको हमने रिप्लेस कर दिया। नाउ वी हैव बिकम द 5th। नाउ आईएचएन मार्केट, ये एक रिपोर्ट है, ये इस रिपोर्ट के हिसाब से इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट बाय 2030 तक इंडिया विल रिप्लेस जापान एंड जर्मनी एंड इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। दिस इज अबाउट द इंडिया। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्टर। एक बार समझ में आ गया कि इंडिया इज ग्रोथ बहुत हाई है, लेट अस अंडरस्टैंड द सेक्टर्स नाउ। बराबर है। एंड विच सेक्टर में पोटेंशियल है, फ्यूचर पोटेंशियल किस सेक्टर में है, ये हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिस पर सारी दुनिया का ध्यान गया है, हमारा भी ध्यान गया है। और इंडिया इज़ हैविंग द डोमिनेंट पोजीशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब ये कहने के लिए मुझे करंट पोजीशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या है वो मैं देखने की आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दिस पोजीशन एज द डोमिनेंट पोजीशन इज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग कोविड। इंडिया ने, वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मास्यूटिकल, सो उसी दायरे में हम बात करेंगे
इंडिया हैज़ सप्लाइड 160 मिलियन वैक्सीन्स टू 90 कंट्रीज। बाकी के देश अपने अपनी कंट्रीज़ की सोच रहे थे, लेकिन हमने 90 कंट्रीज़ को 160 मिलियन वैक्सीन्स भेजे ड्यूरिंग द कोविड। इसका परिणाम ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया और इंडिया का नाम बहुत रोशन हुआ इस काम के वजह से। इवन द ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंट, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो इंडिया को हनुमान विथ संजीवनी इस तरह से चित्र निकाल के इंडिया का उन्होंने गुण गौरव किया। सो इंडिया, as far as pharmaceutical company products is concerned, India is the third largest producer of pharmaceutical products, third largest in the world by volume, and by value it is 14th among the globe. India is the largest provider of generic drugs, और ये 40% यूएसए का और 25% यूके का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। इट सप्लाइज कोविड एज वेल एज एड्स मेडिसिन्स, एंड आल्सो इट मीट 50% ग्लोबल लेवल डिमांड्स इन कोविड रिलेटेड एंड एड्स रिलेटेड मेडिसिन्स। सो इंडिया इज गेटिंग अ वेरी गुड रेटिंग in the pharmaceutical sector by the world. अब इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ग्रोथ कितनी है? नाउ दिस वाज द करंट पोजीशन, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ। तो 42 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट currently is expected to grow to 120 billion US dollar by 2030। तो ये समझ लो कि 5-6 साल में, 7 साल में ये बढ़ने वाला है 120 बिलियन, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। सिमिलरली इंडियाज़ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में बायो फार्मा आता है, बायो एग्रीकल्चर आता है, बायो इंडस्ट्रीज है, वैक्सीन्स है, मेडिसिन्स है, इनका वैल्यू इंक्रीज जो होने की पॉसिबिलिटीज़ है, जो 70 बिलियन यूएस डॉलर्स आज है वो 150 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2025, मतलब 2 साल के अंदर, just within 2 years it is likely to double our products in biotechnology। सिमिलरली मेडिकल डिवाइसेस मार्केट जो है वो भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। इसमें एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 200% दिस ईयर। ये सब होने के बावजूद भी ये हम बात बताने जा रहे हैं कि इंडिया का डिपेंडेंसी है उस इंपोर्ट पर, क्योंकि बल्क ड्रग्स हम यहाँ बनते नहीं है, बल्क ड्रग्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसके बावजूद भी, क्योंकि बल्क ड्रग्स ये तो रॉ मटेरियल है, इसके बावजूद भी ड्यू टू द क्वालिटी एंड द प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, हमारा प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस और हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हम वी आर ग्रोइंग वेरी हाई। इसलिए लोग, दुनिया इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। एंड दिस sector has generated trade surplus of $15.81 billion in FY 2022। इतना सरप्लस है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इंसेंटिव्स भी दिया है, वो इंसेंटिव्स की बात करेंगे। SPI इसका मतलब है स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2022 and it has allotted 500 crores which is to be spent by 2025 and 26। Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced additional outlay of 1,97,000 crores which is to be utilized over 5 years in the key 13 sectors under pharmaceutical PIL scheme।
मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव scheme. Its production linked incentive. Department of Pharmaceuticals has also announced PLI scheme of 6,940 crores for the period to 2030. So very near future में 4-5 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में, इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ वर्ल्ड लीडर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अभी वैसे भी तो इंडियन इकोनॉमी तो 5th पर है। 2 साल के अंदर हम जर्मनी और जापान को भी पीछे हटा के हम 3rd नंबर पर आ जाएंगे। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में जब बोलेंगे फार्मा के बारे में, तो हम वी कैन बिकम अ वर्ल्ड लीडर। और इसमें बहुत लोग पूछ सकते हैं कि कौन से शेयर्स फार्मा के अच्छे लगते हैं। तो खैर ये तो इंडिविजुअल इनका ग्राफ्स देखना पड़ेगा, लेकिन इनके जो फंडामेंटल्स है ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अबाउट इंडिया, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ग्रैन्यूल्स, फाइजर and Sun Pharma, and there are so many pharma shares. Let me tell you what are the pharma shares. See, there are so many pharma shares. About Alkem, Aro Pharma, Biocon, Cipla, Divis, and there are so many. Torrent Pharma. Some people like the fresh नई कंपनी किस लोगों को अच्छे लगते हैं, कुन लोगों को जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है उसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था इंडस्ट्री के बारे में। और ये अगर मेरा विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगता है तो ये मेरा वीडियोस को आप सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आप बताइए किस इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको नॉलेज पूछना है। नॉलेज तो सभी को है, लेकिन फिर भी किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बता सकते हैं। इसी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो प्राइम एकेडमी आप ज़रूर जाइए, यहाँ सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, आप ज़रूर टेस्टिमोनियल्स देखेंगे। प्राइम एकेडमी नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी जाइए और यहाँ पर भी आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे, साइकोलॉजी पर वीडियोस मिलेंगे। ये 85 इयर्स ओल्ड पर्सन है, ही इज़ माई स्टूडेंट, और ये मेरा कॉन्ट्रेन थ्योरी है, ही इज़ वन ऑफ द ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मास्टर हैं। ऑप्शंस क्या है, ये बहुत मनी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा वीडियोज़ है, आप ज़रूर देखिए। तो देर आर सो मेनी वीडियोज़ यू कैन रियली वॉच एंड एन्जॉय एंड गेट सम बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट। सो दोस्तों मैं यहाँ रुकता हूँ। जाने के पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सबके ट्रेड्स अच्छे रहें, ग्रीन में रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। इसी सद्भावना के साथ मैं आपका दोस्त नरेश यावलकर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।